नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे सीईटी एग्जाम 2024 से संबंधित। दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर सीईटी के अंदर चाहे आपका 27 तारीख की प्रथम द्वितीय शिफ्ट हो, चाहे 28 तारीख की प्रथम और द्वितीय शिफ्ट हो, इस क्वेश्चन पेपर से आपको कम से कम 50 से 60 अंक का दोस्तों बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो दोस्तों 2 दिन का और इंतजार कर लिए। मैं विद प्रूफ दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने ये क्वेश्चंस बताइए और आपको एग्जाम हॉल के अंदर कौन से क्वेश्चंस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों 150 क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम हम जीके को दोस्तों कवर करेंगे, क्योंकि जीके का पार्ट सीईटी के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। तो पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, पहले जीके, फिर हम मैथमेटिक्स के ऊपर दोस्तों बातचीत करेंगे। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित था, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अधिकतर विद्यार्थियों को इसका आंसर आ रहा होगा। यदि आपने तैयारी की है या ना की है दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करेगा। यदि आपकी तैयारी है तो भी दोस्तों चेक कर लीजिए कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। ये हाईएस्ट लेवल का दोस्तों पेपर है। इसमें आपको जीके के हर प्रकार के दोस्तों क्वेश्चंस, हर जो आपका सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया गया है दोस्तों, उस सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित था हरित क्रांति से। कौन सी हरित क्रांति? श्वेत हरित क्रांति, आपदा प्रबंधन, गुलाबी क्रांति। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, ये दुग्ध उत्पादन से दोस्तों संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि देखा जाए तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक ऐसी समस्या नहीं है। अब इसमें जिसको थोड़ा बहुत ही नॉलेज है वो आसानी से इस क्वेश्चंस को कर सकता है दोस्तों। इसी प्रकार को आपको रिजेक्शन मेथड के माध्यम से दोस्तों आपको क्वेश्चंस एग्जाम हॉल के अंदर सही करके आना है। तो समस्या कौन सी नहीं है, ये विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। पेपर के अंदर इसको बोल्ड भी किया जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। यदि आप डायरेक्ट ये देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या है, यदि नहीं पर आपका ध्यान नहीं गया तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। तो दोस्तों ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होने वाला कौन सा है, वो होगा जैविक खेती को प्रोत्साहन। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है। जबकि इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सी समस्या नहीं है, मतलब जैविक खेती को प्रोत्साहन ये समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि फूट लूज उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है और है, इसमें दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, ये सही नहीं है। इन ऑप्शनों को दोस्तों अच्छी तरह से याद रखना। ये इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत दिमाग दोस्तों चाटेंगे जरूर। कोरापुट खनन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपका इंडिया ज्योग्राफी का दोस्तों क्वेश्चन है, खनिज विभाग, मतलब कि खनिज के पार्ट से। तो इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों उड़ीसा। कोरापुट खनन केंद्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पॉलिटिक्स का आ गया दोस्तों। हर टॉपिक का इसमें दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये भी अधिकतर विद्यार्थियों को आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों मैं थोड़ा बहुत इसको रैपिडली ले रहा हूँ क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को ये आ रहे होंगे। यदि किसी को नहीं आ रहे तो दोस्तों ऑप्शन का विशेष रूप से ध्यान रखना कि मैं क्या टिक रहा हूँ, या हालांकि मैं इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है? ये भी नेगेटिव बता रहा है कि नेगेटिव कौन सा है इसके अंदर। तो इसका होगा एकाधिकार का उद्देश्य, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के अंदर भी देखने को मिल सकता है कि 4 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम को संयोजन सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। एक सबसे अधिक प्रतिरोध की बात होती तो हम क्या करते, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम की यदि बातचीत करें तो ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 डैश डैश RN। और यदि आप समांतर क्रम की बातचीत करें तो ये होगा फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और ये चलता रहेगा 1/RN तक। अब यदि इसमें कम प्रतिरोध का पूछा गया तो समांतर क्रम का लगाना है, यदि अधिक प्रतिरोध का पूछा गया तो श्रेणी क्रम का लगाना है। यदि समांतर क्रम का यदि फॉर्मूला लगाया जाए तो इसका ये होगा 1 + 1/2 + 1/4
प्लस 1/4। इसको यदि सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 1/r बराबर आपका आएगा 2। यदि आपको प्रतिरोध काटना है तो इसका होगा 1/2, r बराबर 1/2। ये वज्र गुणा करने पर इसका राइट आंसर होगा 0.5 ओम। विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्यकालीन स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन से। एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से दोस्तों मेंशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस कथन की पहचान करें जो कि कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है, यानी ट्रू कौन सा है? वे कार्बनिक परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाते हैं, शाखा और वलय संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं, राइट है या नहीं है, यह आपको एक बार चेक करना है। वे विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, यानी विद्युत के चालक होते हैं, उनके गलनांक और कवतनांक उच्च होते हैं, वे से संयोजक बंध बनाते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों उच्च श्रृंखला वाले होते हैं। आप सभी को चित्र से पता होगा, जो शाखा और वलय संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल राइट है, 1 नंबर ऑप्शन, मतलब कि ए ऑप्शन। और डी ऑप्शन, वे से संयोजक बंध बनाते हैं, ये भी राइट है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और डी। ए और डी किसके अंदर है? बी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है, यानी ए और डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन से, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, हालांकि इजी क्वेश्चन से। गणगौर पर्व समर्पित है देवी पार्वती से, विशेष रूप से ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इजी लगते हैं लेकिन कई बार सिली मिस्टेक इनके अंदर हो जाती है। अगला भी क्वेश्चन बहुत सारे साथियों को अच्छी तरह से आ रहा होगा, लेकिन कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज के अंदर हो जाते हैं कि लच्छीराम किस लोकनाट्य कला से संबंधित है। विद्यार्थी दो ही कला को अधिकतर, लच्छीराम नैनोराम होता है दोस्तों, उनके अंदर कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो इसका शेखावाटी है या कुचामणी ख्याल है? विशेष रूप से ध्यान रखना, लच्छीराम का संबंध कुचामणी ख्याल से है, यानी इसका राइट आंसर होने वाला है सी, ना कि डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लोहा इस्पात संयंत्र स्थित है? भद्रावती इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर आपका होने वाला बी, भद्रावती के अंदर। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन से, कई बार पूछा जा चुका है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। विशेष रूप से ध्यान रखना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया आपके सीईटी के अंदर भी इसी प्रकार मिक्स के अंदर आएंगे। कई बार आपको जीके का पूछा जाएगा, कई बार करंट का, कई बार मैथ का, कई बार आपकी हिंदी का, कई बार इंग्लिश का। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन से, फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तु को देखा जा सकता कहलाती है। यह पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है, यानी समंजन क्षमता। आप सभी को चित्र से पता होगा। और आंख की न्यूनतम निकटतम दूरी क्या है देखने की? वो है आपकी 25 मीटर, और अधिकतम 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम आपकी ये अनंत तक आंख देख सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब, शॉर्ट सर्किट कब होता है? आप सभी को चित्र से पता होगा कि लाइव तार यानी फेज तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कनेक्ट विद ईच अदर। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका सी, लाइव तार यानी फेज तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आते ही आपका सर्किट लघु सर्किट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष रूप से ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस आपका रिजेक्शन से ही होने वाला है। रिजेक्शन का मतलब मेरा ये है कि आपको ऑप्शन काट के करना है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस इजी होता है, यदि ये मिलान वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें यदि आपको 1-2 ऑप्शन आ रहा है तो आप सही कर सकते हो। जैसे ये रिजेक्शन ऑप्शन से दोस्तों आपका क्वेश्चन सरल होने वाला है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? यहाँ पर भौतिक मात्रा दी गई है और इधर मापने की इकाई, भौतिक मात्रा और मापने की इकाई दी गई। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसकी इकाई आप सभी को चित्र से पता होगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का क्या मात्रक होता है? कूलाम, और समय के क्या होता है? सेकंड, यानी कूलाम भाजक सेकंड इसका आपका इकाई होने वाली है। तो इसका पहले का विद्युत धारा की कौन सी इकाई होगी? कूलाम भाजक सेकंड, यानी पहले के अंदर सी। कहीं पर ये रिजेक्शन मेथड करिए, पहले के अंदर सी, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ये दो तो पहले ही रॉन्ग हो गई, यानी 2 ऑप्शन आपके कट गई। यही मेथड आपको एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों अपनाना है। प्रतिरोधकता की हमने पढ़ी है, ओम इंटू मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है तो हम एक बार इसको छोड़ते हैं।
अगला शक्ति, शक्ति को आवेश मतलब के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कोई फॉर्मूला यहाँ पर मापने की इकाई नहीं दी गई है, तो एक बार हम इसको छोड़ते हैं। अब देखते हैं आवेश की। आवेश को आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश का मात्रक हो जाएगा आपको I इंटू टी, यानी I विद्युत धारा और टी मतलब के समय। तो विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? एम्पियर, एम्पियर, और आपका समय का क्या होगा? सेकेंड, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड। कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है, यानी डी के अंदर 1 और 1 के अंदर आपका 3 नंबर राइट। डी के अंदर 3 और मतलब ए के अंदर 3, ए के अंदर 3 और आवेश का डी के अंदर 1, डी के अंदर 1, इसके अंदर डी के अंदर 1 दिया गया है, इसके अंदर डी के अंदर 1 दिया गया है। अब एक आपको और यहाँ पर अपनाना है। और प्रतिरोधकता की यदि इकाई की बातचीत करें तो प्रतिरोधकता की इकाई आपकी होने वाली है वोल्ट भाजक एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर दोस्तों इसकी इकाई होने वाली है। यानी यदि देखा जाए तो एक के अंदर तो है आपका 3 नंबर राइट, बी के अंदर 4 नंबर राइट है, डी के अंदर हमारे को अच्छी तरह से पता है 1 नंबर राइट है, तो इसका ऑप्शन आपका राइट होने वाला 1 नंबर है। पहले के अंदर 3 नंबर, बी के अंदर 4 नंबर, सी के अंदर 2 नंबर, डी के अंदर 1 नंबर। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन से दोस्तों याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विद्यार्थी इसमें सिली मिस्टेक कर बैठते हैं कि 1981 के अंदर इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भू-स्थितिक उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर होने वाला आपका एप्पल, ना कि आपका इनसेट बी। कई बार अभ्यर्थी मिस्टेक कर बैठते, इसका राइट आंसर होने वाला एप्पल। और इसरो की स्थापना पूछ ली जाए तो 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजी क्वेश्चन से अधिकतर विद्यार्थियों को आ रहा होगा। वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में के विरुद्ध कार्य करती है, यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण के विरुद्ध कार्य करती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन ये आपका पशुपालन से संबंधित आप मान सकते हैं, यानी आपके ये टॉपिक दिया रखा है, आपके आस्थान जीके के अंदर भी ये पार्ट है। पशुओं का आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। ये आपके साइंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, जीके के अंदर भी क्वेश्चन ये हो सकता है, किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पशुओं के बारे में हो सकता है कि आपके जीके के अंदर कुछ आपको आंकड़े पूछ लिया जाए कि कहाँ पे पशुधन भेड़ ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पे बकरी ज़्यादा पाई जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुओं का आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें चारे की गुणवत्ता और विशेष जोर दिया जाना चाहिए। सेकंड कथन है दूध की पैदावार मुख्य रूप से फार्म में रखी गई नस्लों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल राइट है, तो इसका राइट आंसर होने वाला ए, यानी 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, इसको हम एक बार यहाँ पे लेफ्ट करते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे। हम पहले जीके के क्वेश्चंस कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, ये पिरामिड से संबंधित है, ये आपके साइंस का टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयुलिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता? जनसंख्या घनत्व नहीं होता है। यदि आप रिजेक्शन मेथड से इसको करोगे तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, तीनों ये पॉइंट है ये बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व कुछ अलग ही दोस्तों यहाँ पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका रासायनिक विज्ञान किससे संबंधित है? रिएक्शन से संबंधित, सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा। ये रिएक्शन दी गई है CaO यानी बिना बुझा चूना प्लस जल आपस में क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका बुझा हुआ चूना बनाते हैं, प्लस हीट यानी ऊष्मा निकल रही है। तो इसे साफ साफ इंगित कर रहा है प्लस ऊष्मा है, यानी हीट ऊष्मा निकल रही है, यानी ये एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। एक तो ये राइट हो गया। अगला कि 2 हो, एक तो जल प्लस बिना बुझा हुआ चूना, ये मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, यानी ये एक प्रकार से दोनों मिलके संयोजन कर रहे हैं, यानी ये एक प्रकार से संयोजन प्लस ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। अभिक्रिया के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ऊष्मा सेपी, ऊष्मा शोषी, विघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा पहले। अगला क्वेश्चन इरिडियंट वाटर अशुद्ध पेय सोडा पानी। इसके अंदर आपको बताना है कि ये गैसों का मिश्रण है, तरल घोल में गैस है, गैस के घोल में तरल है, विलय के रूप में CO2 और विलय के रूप में पानी है, विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलय के रूप में पानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका पहला तो ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, तरल घोल में गैस है, यानी पानी के अंदर आपकी
गैस है यानी CO2 है। और पानी क्या है? विलायक है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पहला, एक ये बी नंबर, यानी एक तो होगा तरल गोल में गैस है और दूसरा विलय के रूप में CO2 यानी मात्रा कम है, विलायक के रूप में पानी यानी मात्रा ज़्यादा है। इसका राइट आंसर होने वाला बी और डी। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से सरलतापूर्वक काटी जा सकती है? लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा, जिनकी थोड़ी बहुत ही यदि विज्ञान पढ़ी हुई है तो उनको आसानी से इस प्रश्न का उत्तर मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला लिथियम। ठीक है, अगले एडवांस मैथ के क्वेश्चन से इनकी हम बाद में बातचीत करेंगे। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? सभी को अच्छी तरह से पता होगा, श्री हरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। साबुन और अपमार्जक से संबंधित जब भी साइंस के यदि 15 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन साबुन और अपमार्जक से दोस्तों पूछा ही जाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखलाओं के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट यानी अपमार्जक आमतौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। बिल्कुल गलत है। साबुन क्या होते हैं? उच्च वसा अम्लों के ओलिक पोमेटिक स्टेरिक अम्ल होते हैं, जबकि डिटर्जेंट आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों सोडियम लवण होते हैं सल्फोनिक अम्लों के। तो पहला गलत है। बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है जब साबुन के अणु पानी और गंदगी तेल के संपर्क में आते हैं मिसेल्स बनाते हैं। बिल्कुल राइट है, यानी बी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। सी क्या कह रहा है? ये मिसेल्स पानी और मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा साबुन और अपमार्जक मिसेल्स के माध्यम से गंदगी साफ करते हैं। तो यानी बी और डी तो ऑप्शन अभी राइट है। अब चलते हैं डी ऑप्शन क्या कह रहा है? साबुन कठोर जल में प्रभावकारी है। बिल्कुल गलत है। और एक ऑप्शन क्या कह रहा है? कठोर जल में डिटर्जेंट यानी अपमार्जक अप्रभावी रहता। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कठोर जल में साबुन अच्छा नहीं है जबकि कठोर जल में अपमार्जक अच्छा है। यानी इसका राइट आंसर होने वाला आपका बी और सी, बी और सी। कौन से ऑप्शन के अंदर है बी और सी? सी ऑप्शन के अंदर है। यानी ये मिसेल्स का निर्माण करते हैं और मिसेल्स पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। यहाँ पे ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ये नहीं। अधिकतर 20 से 30% विद्यार्थी ये अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और कई बार गलती कर बैठते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका पारा नहीं है, Hg। पारा आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। और पारे का कौन सा दोस्तों ऐसा होता है? सिनेबार, याद रखना। और क्षारीय धातु है ये सभी, बाकी जो भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। और पारा एक क्षारीय धातु नहीं है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? मैं आपको एक ट्रिक बताऊं आपको। ये प्रकाश के परिघटना से संबंधित जो भी आपकी होता है, जैसे प्रकीर्णन से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है, जैसे प्रकीर्णन, तारों का टिमटिमाना, जैसे और कई सारे आपके ऐसे प्रकाश वाले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि इसका आंसर की बातचीत करें, जहाँ पे भी आपको रंग दिखाई दे पसंद के अंदर, और यदि आपको अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनके अंदर यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो रंग देखते ही दोस्तों आपको प्रकीर्णन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यही आपका राइट होने वाला है। और यदि आपको लगे कि आपकी आंखें धोखा कर रही, धोखे का मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन आ गया कि तारे टिमटिमाते हैं किस परिघटना के कारण, तो तारे कभी टिमटिमाते नहीं है, ये हमारी आंखों का धोखा है, यानी ये अपवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कई बार कि पानी के अंदर सुई टेढ़ी दिखाई देती है या मुड़ी हुई दिखाई देती है पेंसिल, तो ये भी एक प्रकार की आंखों का धोखा है। वह मुड़ी हुई नहीं होती है लेकिन हमारी आंखों का धोखा है। यानी धोखे की यदि बातचीत हो आंखों की, तो वहाँ पे आपको अपवर्तन करना है। और यदि चमकने से संबंधित बातचीत हो, यदि क्वेश्चंस के अंदर चमकना वर्ड यूज़ हो, जैसे प्रकनली का चमकना, हीरे का चमकना, तो ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखना, मैंने आपको बता दिया रंग से संबंधित हो तब आपको क्या करना है? प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन किस ऑप्शन के अंदर है? ये एरिया प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि आपका आंखों का धोखा हो रहा है, आंखों के साथ धोखा हो रहा है, तो वो होगा आपका अपवर्तन। और चमकना वर्ड यूज़ हो, जैसे तारों,
जैसे चमकने से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हीरे का चमकना, परख नली का चमकना, तो ये सारे के सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित परिघटनाएं होती है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, हम अंत में बातचीत करेंगे इनके ऊपर। ये क्वेश्चंस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में लेटेस्ट ही दोस्तों पूछा है। ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ ये एलडीसी का पेपर फर्स्ट था, जो लगभग सीईटी के सिलेबस के समान ही, हालांकि सिलेबस अलग था, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक प्रकार से सीईटी के सिलेबस के आधार पर ही इस पेपर को बनाया है। सिलेबस का किसी भी तरह का कोई इन्होंने सही तरीके से यूज़ नहीं किया है। राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा होना था लेकिन नहीं किया। इंडिया जीके यानी सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। तो पारादीप दोस्तों सबसे पहले आएगा, उत्तर से आपको दक्षिण की ओर चलना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों पहले आएगा पारादीप, फिर आएगा विशाखापट्टनम, फिर आएगा आपका चेन्नई, फिर आएगा आपका तूतीकोरिन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला डी। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 47 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है। याद रखना अति महत्वपूर्ण है, कई बार विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। इसकी आपको ऊंचाई भी याद होनी चाहिए और ये कहाँ पे स्थित है और ये कौन से क्रम की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। कहाँ पे है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बातचीत करें तो 85-86 मीटर है। याद रखना इम्पोर्टेंट है। और इसका जो ऊंचाई का जो वर्ड है, ये जो मतलब कि आपके अंक है, ये भी अच्छी तरह से याद करने योग्य है। इसको आप ये बोल सकते हो 85-86 मीटर, आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये करंट से संबंधित भी इसको मान सकते हैं। किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो ये होगा आपका कलकत्ता। याद रखना कलकत्ता। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। साइंस का क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन से डीएनए आरएनए से संबंधित है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सार मौजूद नहीं है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। 8 गवर्नमेंट स्कूल, ये किसके अंदर होता है, ये डीएनए के अंदर होगा, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये किसके अंदर होता है। ट्रिक याद रखना 8 गवर्नमेंट स्कूल। और आपके इसके अंदर आरएनए के अंदर क्या आ जाएगा, आपके यूरेसिल आ जाएगा। तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस मौजूद नहीं रहता, वो यूरेसिल नहीं रहता। ये किसके अंदर होता है, आरएनए के अंदर होता है, ना कि डीएनए के अंदर। और थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन ये सभी आपके डीएनए के अंदर मौजूद रहते हैं। मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाला प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या था, रोजी था। याद रखना ये 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अब की बार भी आने की संभावना है। रोजी याद रखना प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये ब्लड ग्रुप से संबंधित है, जिसमें एंटीजन आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। जिस ग्रुप का ब्लड ग्रुप है एंटीजन उसी का होगा, एंटीबॉडीज उसके विपरीत होना चाहिए। यदि ए की बातचीत करें ब्लड ग्रुप और इसमें यदि एंटीबॉडी की बातचीत करें तो वो होगा आपका एंटीजन, एंटीबॉडी बी के अंदर होगा एंटीबॉडी ए, और ए बी के अंदर किसी भी तरह का दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाता है, जबकि एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं इसके अंदर, और ओ के अंदर आपका एंटीजन ए और बी पाया जाता है। यदि इसके ऑप्शन की बातचीत करें तो पहले के अंदर आपका 3 नंबर राइट है, दूसरे के अंदर 1 नंबर राइट है। कौन सा ऑप्शन मैचिंग खा रहा है, पहले के अंदर 3 नंबर राइट ऑल है। बिल्कुल ईजी, ये रिजेक्शन से यदि आप करोगे तो डायरेक्ट इसको कर सकते हो एक ही ऑप्शन से कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी बी पाया जाता है, यानी पहले के अंदर 3 नंबर ऑप्शन राइट है, 3 नंबर तो ये, बाकी सारे के सारे गलत है, यानी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यही आपको रिजेक्शन मेथड एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों अपनाना है, आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। दोस्तों लगभग हमने 58 तक क्वेश्चन किए। अगले वीडियो के अंदर आगे की हम ये कड़ी ज़रूर बढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और यदि आपको लगे कि मेरा वीडियो अच्छा था तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।